अरोड़ा टॉक शो। मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब भले चंगे एकदम तंदुरुस्त हैं। तो चलिए, आज है हमारा सैटरडे विजुअल आर्टिस्ट स्पेशल एपिसोड, जहां अलग अलग विजुअल आर्टिस्ट अपने बारे में आकर बताते हैं, अपनी पैशन जर्नी, अपने चैलेंजेस के बारे में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर कौशल चौधरी, जो ना सिर्फ एक इंटरनेशनल विजुअल आर्टिस्ट है बट ऑल्सो ही इज़ एन आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर। और बहुत जल्द उनके प्रोफाइल में एक और ऐड होने वाला है, दैट इज़ ऑथर। जी हाँ, उनकी बुक पब्लिश हो रही है मई में, जिसका नाम है कनेक्टेड। तो चलिए, और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस और अपना पैशन जर्नी वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखते हैं उनकी इंट्रोडक्शन रील और फिर करेंगे उनका स्वागत। ऑडियंस, आपने इंट्रोडक्शन रील में ही देखा होगा कि इन्होंने बहुत सारी सोलो और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के हिस्सा रहे हैं, और इवन उन्होंने एज एन इंजीनियर काम किया है, एज एन आर्किटेक्ट काम किया है, और प्रोडक्शन एंड आर्ट डिज़ाइनिंग का तो इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चलिए, उन्हें बुलाते हैं और जानते हैं उनकी पैशन जर्नी और किस तरह से वो यहाँ तक सक्सेसफुल रहे हैं। चलिए, करते हैं उनका स्वागत, मिस्टर कौशल चौधरी। तो मिस्टर कौशल चौधरी जी, How are you? I'm fine, thank you. नमस्ते जी। और आपका हमारे शो पर बहुत स्वागत है। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे शो की टैगलाइन है शेयर योर पैशन। तो आपके हिसाब से पैशन क्या है? पैशन मेरे हिसाब से जो मन करे करने के लिए, मेरा पैशन तो मेरा आर्ट है, पेंटिंग है, क्रिएशन है, वो मेरा पैशन है। हर इंसान को अपना पैशन खोजना पड़ता है, अपने आप पता चल जाता है वैसे तो सबका अपना अपना अलग अलग पैशन है। किसी को सिंगिंग है, किसी को म्यूजिक बजाने का, इंस्ट्रूमेंट का है, स्कल्पचर है तो स्कल्पचर करेगा, ड्रामे में आ जाए तो ड्रामा करेगा। तो मुझे पेंटिंग का शौक है, मेरा पैशन पेंटिंग है। सर, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा कुछ फ्लैशबैक में कि हाउ यू स्टार्टेड विद दिस एंड ऑल। हाँ, एक्चुअली मेरी मम्मी जो रही हैं, अभी भी हैं, भगवान उनको अच्छी सेहत बख्शे, तो वो आर्टिस्ट हैं। मम्मी पेंटिंग करती थी और घर में मैं सबसे बड़ा बच्चा था, तो जो मम्मी करती हैं वो तो पीछे पीछे बच्चे करते ही हैं। तो दैट्स हाउ गॉट इनटू मी। सर, आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। ओके, राजस्थान। जयपुर जी। तो वहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि आप कह रहे हो कि आपने मॉम को देख देख कर फॉलो किया वो आर्ट वर्क, तो आपका किस तरह से ये रेज हुआ कि आपने किस तरह से इसमें और प्रोग्रेस किया? ड्यूरिंग द स्कूल टाइम्स आपको शौक था? हाँ, एक्चुअली मुझे मेरा उस दरमियान डैडी की पोस्टिंग में, डैडी आर्मी में थे, रिटायर हो गए अभी भी। तो डैडी की पोस्टिंग पुणे की थी, और पुणे में आर्ट का माहौल बहुत अच्छा था, और हमें अच्छे टीचर मिले। जो सरोदे सर, मुझे आज भी याद है, जो मेरे 8th में टीचर थे, बहुत अच्छे थे। और वो तो जादूगर जैसे थे। तो वो अच्छे टीचर रहे, अपना इंटरेस्ट हो, घर पे भी वही माहौल हो, तो सीखने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो वो एक बहुत अच्छा माहौल रहा। और फिर पोस्टिंग डैडी की नसीराबाद हो गई, तो वहां पर मिनिएचर आर्ट का जोर ज्यादा है, जो राजस्थान मिनिएचर है, तो वहां पर भी माहौल यही था आसपास में। तो फिर वहां गए तो मिनिएचर की प्रैक्टिस की। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में डैडी की पोस्टिंग होती रही, और अलग अलग स्टेट्स की जो फोक आर्ट है वो मैं सीखता गया साथ साथ। तो
ये भी एक अपॉर्चुनिटी वाली बात है, इंटरेस्ट के साथ साथ मौका मिले तो सबके लिए आसान रहता है। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था, जब मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम एग्जीबिशंस में पार्ट लेना स्टार्ट किया, कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? हाँ, एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मेरा जो सबसे पहला एग्जीबिशन अगर मैं कहूँगा तो वो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में था। ओके। तो इंटर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स में मैं फर्स्ट आता रहा, मैं स्कूल से फर्स्ट आता रहा ड्राइंग पेंटिंग में। अच्छा। और जब मैं कॉलेज में मैंने एग्जीबिशन करने की सोची तो वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज था ना, वो आर्ट कॉलेज नहीं था। तो वहां पर मैं सबसे पहला एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको ये ऐसा आइडिया आया, तो थोड़ा मेरा अपोज हुआ। फैकल्टी ने मना किया, प्रिंसिपल ने मना किया, मैंने प्रिंसिपल सर को कन्विंस किया। फाइनली वो एग्जीबिशन हुई और सबने अप्रिशिएट किया। तो दैट वाज माय फर्स्ट एग्जीबिशन इन 1989। ओके। सो इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस, जो कि एक ऐतिहासिक घटना घटी है। और उसके बाद तो फिर मैं ललित कला एकेडमी की एग्जीबिशंस करता आया हूँ। और उसके बाद तो अब तो भगवान की दया से इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं। सर, ये इंजीनियरिंग और आर्ट, ये कॉम्बिनेशन कैसे बढ़ा? हाँ, आर्ट तो मम्मी की वजह से आ ही गई अपने आप ही। इंजीनियर डैडी की वजह से हुआ, क्योंकि हर 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 बाप ये सोचते हैं कि बेटा इंजीनियर बने। और तो वो उसकी वजह से मैं इंजीनियर बन गया। तो इंजीनियर बनने के लिए मुझे 4 साल लगे, और आर्टिस्ट तो अभी भी पूरा नहीं बन पाया, पूरी जिंदगी हो गई है। तो किस तरह का आर्ट फॉर्म एंजॉय करते हैं? नहीं, मैंने एक्चुअली हर तरह का आर्ट फॉर्म किया है। आपने कहा कि अलग अलग जगह पर आपने अलग अलग चीजें सीखी। हाँ, वो ट्रेडिशनल आर्ट की बात रही है, क्योंकि वो तो एक परंपरागत है। उसमें वो एक परंपरा चला रहे हैं आर्टिस्ट है, वो चीज है। और मुझे जो इंटरेस्ट रहा है वो अब जो मैं कर रहा हूँ वो है नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट। क्योंकि उस दरमियान ऑब्जेक्ट्स बनाए जो कॉलेज में स्कूल में सिखाए जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हुआ। अब नॉन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो बात सारी मेरी स्पिरिचुअलिटी पे आ जाती है। क्योंकि एक भगवान का रूप है जो आपको दिखाई देता है, और एक भगवान का रूप है जो आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो होता है। तो मेरा इस समय वो है कि वो एक स्टेज, एक इनिशियल स्टेज है कि भाई ठीक है, आपके सामने एक मूर्ति रख दी गई है, बता दिया गया है कि ये भगवान है। और ऐसे ही पेंटिंग में है कि भाई ये पेंटिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पेंटिंग है। तो लेकिन भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान अदृश्य है, या ये उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से पेंटिंग है, वो भी एक्सपीरियंस करने वाली चीज को पेंटिंग कहेंगे। वो जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ही हो। अब जहां भी देखोगे वहां पेंटिंग भगवान ने की हुई है। आसमान देखते हैं तो इतना बड़ा, रोज इतना बड़ा कैनवास उस पे पेंट हुआ रहता है। वो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन है वो। तो उस तरीके से मेरा आजकल रुझान जो है वो नॉन ऑब्जेक्टिव चीजों पे है। वो एक मेरे तरफ से एक स्टेज है जो हर इंसान अचीव करना चाहेगा। तो सर, आप जैसे मैं देख रही हूँ आपके पीछे भी बहुत कलरफुल लग रहा है माहौल आपके घर पर। तो लाइक आपने जब ऐसे, जैसे कि आपने कहा कि जो आर्ट है वो एक इमेजिनेशन होती है, जैसे भगवान को ही आपने एग्जांपल जो दिया भगवान का, तो आप आर्ट को डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं आर्ट को डिफाइन कर पाऊंगा। आई एम सो कैपेबल। ये इतना बड़ा शब्द है कहने के लिए। तो इंग्लिश में 3 शब्द हैं, 3 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन इसका विस्तार मुझसे नहीं होगा, क्योंकि हर चीज में आर्ट है। आर्ट को खाली हम कैनवस पे या स्कल्पचर पे ना सीमित करें, क्योंकि वरना ऐसा ना होता तो बड़े बड़े गुरु ना आर्ट ऑफ लिविंग और वो हर चीज में आर्ट ना जोड़ी होती। जो इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियरिंग आपने पूछा था इंजीनियरिंग कैसे, इंजीनियरिंग अगर शब्द डिक्शनरी में आप देखेंगे तो वो उसका मीनिंग भी आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आता है। तो वो डिक्शनरी कहती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है। तो इस तरीके से आर्ट तो एक बहुत वास्ट है, और मुझसे आई एम टू स्मॉल टू डिस्क्राइब इट।
That's so what do you say कि आपने अच्छा बहुत रिप्लाई दिया कि यस आर्ट जो है उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर किसी के लिए आर्ट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली। जी। तो आप वैसे कैसे कहेंगे जैसे आप आर्ट एज एन आर्ट डायरेक्टर भी आपने बहुत सारी फिल्मों का आपने आर्ट डायरेक्शन किया है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो टर्न कैसे लिया लाइफ में? हाँ, वो भी उसका श्रेय भी जाता है मेरे स्कूलिंग जो पिंपरी में थे हम लोग, तो साइंस में हमको प्रोजेक्टर बनाना सिखाया, तो प्रोजेक्टर के साथ साथ वो सभी बच्चों ने सीखा होता है। और हम लोग लकी कहूंगा अपने आप को, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि हमें फिल्में मार्केट में मिल जाती थी, छोटी छोटी स्लाइड फिल्में हुआ करती थी। हाँ, तो स्कूल में शायद प्रोजेक्टर बनाना नेगेटिव्स बोलते थे सिखाया। ना उसे, नेगेटिव्स टाइप होता था। ट्रांसपेरेंसी होती है, नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, लेकिन फिल्म के ऊपर होता है, उसको ओके, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अच्छा। तो स्लाइड फिल्म जो होती है, तो हम्म, वो उसको बस इधर लेंस पे लगाएं और वो ऊपर सामने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो जाता है। तो दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माय स्कूल डेज। अपने ओके। जो स्कूल में सिखाया, फिर अब घर पे आके बच्चों को वो उसका प्रोजेक्शन करके दिखाते थे। तो वो सिलसिला चलता रहा जब तक मैं इंजीनियरिंग में नहीं पहुंच गया। तो वो सब बच्चों को इकट्ठा करके स्लाइड शोज दिखाना, अपना खुद के प्रोजेक्टर बनाया हुआ घर के टॉर्च लेके, और डाइनिंग टेबल के नीचे अंधेरा करके, कमरे में अंधेरा करना, फिर डाइनिंग टेबल के नीचे अंधेरा करना। तो वो एक फिल्मी रुझान हम सारे हिंदुस्तानियों के दिल में है, क्योंकि वो हमारे धर्म की तरह है। फिल्म फिल्म क्रिकेट और भगवान की पूजा, ये तीन धर्म, और सबसे ऊपर मेरे विचार से ये फिल्म वाला है। क्योंकि मुझे याद है कि लोगों के पास में चाहे मतलब बचपन में चाहे पैसा हो ना हो, लेकिन वो फिल्म देखने जरूर जाते थे, पैसा इकट्ठा करके फिल्म देखते थे। तो एक्चुअली वो तो सबके साथ है। तो इसलिए मेरा भी एक नॉर्मल था कि मैं फिल्मों के लिए कुछ करूं। और मुझे याद है इंजीनियरिंग के दरमियान में जब मैं कॉलेज में था, तो पैरेलल इंजीनियरिंग के पढ़ाई के साथ साथ मैं फिल्म मेकिंग की बुक्स, सिनेमेटोग्राफी की ओके। बुक्स खरीद के लाके पढ़ा करता था कि बड़े वर्ल्ड के सिनेमेटोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से कौन सी फिल्म कैसे बनाई है। क्योंकि राइट। वो जमाना किताबों का था, उस समय ना गूगल था और ना ही यूट्यूब था, तो हाँ, कुछ भी राइट। नहीं था ना। हाँ, टीवी पे भी लिमिटेड चीजें आया करती थी। एक्चुअली वो तो जमाना अच्छा किताबें था कि एटलीस्ट हम लोग रीड करते थे, अभी तो बच्चों की रीडिंग की हैबिट ही चली गई है। हाँ, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए अब सुनने की आदत अगर है, बच्चों में तो सुनने की आदत भी नहीं रही ना। सुनने की तो सुनने की अगर आदत हो, तो ऑडियो बुक्स तो है ही ना अभी भी। राइट। और ऑडियो वीडियो दोनों चीजें अभी फैसिलिटी ज्यादा आ गई है। और जो किताब मुझे मुझे याद है, जो किताब पढ़ने में मुझे 2-2 महीने लगते थे, क्योंकि मैं एक आम आदमी की तरह किताब नहीं पढ़ रहा होता हूँ ना। तो सपोज अगर मैं द विंची कोड की बात करूं, तो मुझे विंची कोड पढ़ने में 2 महीने लगे थे, क्योंकि मैं ओके। एक चैप्टर पढ़ता था या 2 पेज पढ़ता था, फिर उसको उसकी विजुअलाइजेशन में खो जाता था। अच्छा। तो मैं अपने दिमाग से उसको विजुअलाइज करता था कि क्या मेरे दिमाग में अलग पिक्चर चलने लग जाती थी। तो ये सारा बॉम्बे आने से पहले की बातें हैं। तो अच्छा। मैं कोई भी उपन्यास, कोई भी नावल पढ़ता था, तो वो उसमें मुझे वक्त लगता था, क्योंकि मैं अपने एक अलग कल्पना लोक में पहुंच जाता था कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा। वो कैरेक्टर्स की इमेजिनेशन मेरे माइंड में आती थी, लोकेशंस मेरे माइंड में आती थी। राइट। तो वो सारी चीजें हैं जो मुझे आके फिर यहाँ पे बॉम्बे में जब मैं आर्ट डायरेक्शन में आया, तो मुझे बहुत आसान रहा वो सब ना। स्क्रिप्ट डायरेक्टर दे देते हैं, और उसके बाद में हमको विजुलाइज करना होता है विजुअलाइज करना कि सपोज एक आर्टिस्ट का कमरा है, तो वो एक स्टूडियो हो तो कैसा दिखेगा। कैसे दिखेगा। राइट। तो वो क्योंकि या तो हमने वो देखा हुआ हो, एक्सपीरियंस किया हुआ, विजिट किया हुआ हो, और या फिर उसके रेफरेंसिंग करें, या फिर अगर आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ है, तो अपनी इमेजिनेशन से हम कुछ नया प्रेजेंट करें प्रेजेंट कर और सकते डायरेक्टर साहब को दिखाएं कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, और डायरेक्टर ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। तो फिर वो चीज हम बना देते हैं, फिर वो पब्लिक देखती है। तो हैं। वो फिल्म जो पब्लिक देखती है, वो हम पहले अपने दिमाग में देखते हैं। राइट। एक प्रोडक्शन डिजाइनर, एक डायरेक्टर पहले अपने दिमाग में देखता है, और फिर वो दुनिया को दिखाता है कि भाई ये है।
तो जो दुनिया जो फिल्म देख रही होती है वो दूसरे तीसरे नंबर पे देख रही होती है, क्योंकि एक राइटर जो सबसे पहले लिख रहा होता है उसके दिमाग में एक कल्पना है, सही बात है। वो फिर होता है, उसके बाद वो डायरेक्टर को दिखा देता है बोल बोल के कि भाई ऐसा सोच रहा हूँ, उसकी कल्पना पे चल रहा है। लेकिन जो एज एन आर्ट डायरेक्टर हम उसको एक रियलिटी ग्राउंड पे लेके आते हैं, इमेजिनेशन से बाहर निकाल के लेके आते हैं, ये रहेगा कैमरे के आगे, ये दिखाई देगा। तो वो एक ऑब्जेक्ट वाली जो बात आई थी ना, उस ऑब्जेक्ट, और उससे पहले वो नॉन ऑब्जेक्ट था क्योंकि इमेजिनरी था, तो उसको ऑब्जेक्ट का रूप एक आर्ट डायरेक्टर लेके आता है, चाहे वो एक सोफा हो या पूरा महल हो या पूरा शहर हो। मुझे मौका मिला है कि मैंने शहर के शहर एज एन आर्ट डायरेक्टर बसाए हैं। तो एज एन आर्किटेक्ट तो मैंने रिसोर्ट्स बनाए हैं, लेकिन एज एन आर्ट डायरेक्टर सिटी बनाने का मुझे मौका मिला, मुझे अच्छे लोग मिले। तो मैंने आपका प्रोफाइल देखा कि आपने एज एन आर्किटेक्ट काम किया हुआ है, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइनर, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। तो ऐसे कुछ हुआ कि जैसे आप कह रहे हो कि आप जयपुर से हो, आप मुंबई आए, तो कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े जो आपने, होता ना कि इट इज नॉट इजी टू एंटर द इंडस्ट्री, तो आपका जरिया आपको नहीं, मुझे नहीं रहा। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं 2006 की, 2006 में मैं एक रशियन एजेंसी के लिए काम कर रहा था। एक रिसोर्ट बना रहे थे लोग, एथनोमीर। अच्छा। तो तब उनकी इच्छा थी कि भाई मैं यहाँ से बॉलीवुड से कुछ एक्टर्स को वहां पर एज ए चीफ गेस्ट लेके आऊं। और उस समय मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता था बॉम्बे में। ये 2006 की बात है। और आज की तारीख में मैं लगभग सबको जानता हूँ। तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं। और क्योंकि जब ये था, जब किसी को नहीं जानते, तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट पॉइंट कि मैं उन दिनों दिल्ली में ही रहता था। तो दिल्ली से मैं मॉस्को गया, मॉस्को से के बाद फिर मैं बॉम्बे आया हूँ। तो मुझे ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि एक तो मेरी उम्र में लोग बाग आते नहीं हैं, मतलब इतना लेट लोग बाग हिम्मत हार चुके होते हैं। लाइक आई वाज समथिंग अराउंड 40 प्लस। और 3 बच्चों को लेके, मतलब माय एल्डेस्ट डॉटर वाज इन समवेयर इन 8th स्टैंडर्ड और सबसे छोटी मेरी 3rd में थी। तो इतने बड़े बच्चों को लेके कोई ऐसे माइग्रेट नहीं होता है। लेकिन अगर वो पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि पैशन है, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। तो पैशन की वजह से यहाँ आए, लेकिन पूरी तैयारी तो थी, सब कुछ तैयार थे। तो मैं पहले रियलिटी शोज के सेट लगाए मैंने, जी मेगा चैलेंज, जी लिटिल चैंप्स के सेट लगाए एक एजेंसी के थ्रू। और फिर मैं टीवी सीरियल्स के सेट लगाए, महाभारत। चौकस भारद्वाज जी मेरे पहले प्रोडक्शन डिजाइनर मुझे मिले यहाँ पर, वो भी इत्तेफाक रहा बहुत अच्छा। तो उनके साथ में टीवी सीरियल्स के सेट लगाए। फिर मैं प्रोडक्शन डिजाइनर मुनीष सप्पल जी से मिला, तो तेरी मेरी कहानी के सेट लगाए। और उनके साथ मैंने काफी फिल्में की, इंटरनेशनल फिल्में ट्रैवल किया मुनीष सप्पल जी के साथ में। तो और उसके बाद में फिलहाल मैं संदीप रावड़े सर के साथ में मैंने काम किया, जो एडवर्टाइजिंग के मास्टर हैं। वो मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर है। बीच में मैं इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन डिजाइनर पे एज ए काम करता रहा, और अदरवाइज मैं उनका आर्ट डायरेक्टर रहा, वो मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर रहे। तो जो हम लोग बचपन में, मुझे याद है इंजीनियरिंग के दरमियान हम लोग मूवीज से ज्यादा टीवी पे फिल्में आते थे, तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। हमें बहुत अच्छा लगता था एड्स देखना। तो हम सोचते थे कब हम भी ऐसा कुछ करेंगे क्या। और एक मेरे प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें नहीं हैं। तो मैंने एक एड एजेंसी ज्वाइन किया जब मैं दिल्ली में था, तो पार्ट टाइम एक एड एजेंसी ज्वाइन किया, फुल टाइम मैं इंजीनियरिंग जॉब पे था। अच्छा। वहाँ पर प्रिंट जॉब हुआ करता था, तो मैं कह रही प्रिंट जॉब के लिए थोड़ी ना मैं आया हूँ, कोई वीडियो ऐड होना चाहिए, जो हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं वो होना चाहिए। तो वो सिलसिला चला। फिर मैं कह यही काम करना है, प्रिंट करना है। तो मैंने अपने जयपुर में जाके मैंने अपनी एड एजेंसी खोल ली। मैं दैनिक भास्कर के लिए, राजस्थान पत्रिका के लिए ऐड करने लगा, कैटलॉग ब्रोशर्स करने लगा, फोटोग्राफी करता रहा। एक टाइम ऐसा था जो 90% ऑफ द फोटोग्राफी मार्बल इंडस्ट्री को मेरी द्वारा की हुई थी। मैं जयपुर का सबसे महंगा फैशन फोटोग्राफर था। तो वो लेवल
छोड़ते छोड़ते मैं हर बार जब मैं ऊपर गया हूँ तो मैंने वो चीजें छोड़ी है कि इससे ऊपर नहीं है ना। गेटिंग में ना मैं सॉइल इंजीनियर, जियोटेक इंजीनियर हूँ। मैंने क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। मैंने नेशनल हाईवे का मैं क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर था। इससे आगे क्या होगा नहीं होगा तो मैंने छोड़ दिया। तो ये लोग भी बोलते कि जब कमाने का टाइम होता है तो छोड़ देते चीजों को। मेरा कमाना मेरे लिए नॉलेज रही है हमेशा। ऐसे से ज्यादा मेरे को मैंने नॉलेज दी है, तो वहां अगर वो नॉलेज अचीव हो जाती है, मतलब आपने एलकेजी पास कर ली तो बार बार एलकेजी पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर आपने 5वीं पास कर लिया, आपको मजा आ रहा है कि हाँ मैंने 5वीं अच्छे नंबर से कर लिया है, तो दोबारा 5वीं क्यों पढ़ूंगा, क्यों पढ़ेंगे। तो वही सारी चीजें, तो इसलिए फिर मैं चेंज करता रहा चीजें। और एक पेंटिंग है जिसमें अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। आपने जैसे मॉडल लेवल तक, मतलब इंटरनेशनल वे तक आपने पेंटिंग वगैरह एग्जीबिशन अटेंड की है, आपने क्या फर्क लाइक पाया होगा कि जो अपना इंडियन आर्ट है वो जहाँ तक पहुँचा है और इंटरनेशनली जहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, तो आप उस चीज को कैसे लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन देखो, दो चीजें हैं। इंडियन आर्ट, अगर आप ट्रेडिशनल आर्ट को इंडियन आर्ट बोलोगे तो वो थोड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो जिन्होंने पैदा किया था उस समय जब भी किया होगा, तो वो उस समय का कॉन्टेम्पररी आर्ट था। अगर आप मधुबनी पेंटिंग की बात करूं या राजस्थान मिनिएचर की बात करें, ठीक है, वो उस समय का था। अब खाली उसी को हम इंडियन आर्ट नहीं कह सकते हैं। आज की तारीख में सपोज हमारे जो आर्टिस्ट रहे हैं, मॉडर्न आर्टिस्ट में गायतोंडे साहब हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा होल्ड रहा है। मतलब 30 करोड़ से प्लस उनकी पेंटिंग्स बिकती हैं आज की तारीख में, जो M.F. हुसैन साहब के कॉन्टेम्पररी रहे हुए हैं। और हमारे जो कॉन्टेम्पररी हैं, जैसे बॉस कृष्णमाचार्य हैं, रियाज कमू हैं, प्रकाश वाघमारे जी हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल में बहुत ऊपर हैं वो लोग। तो वो मैं इनको आज का इंडियन आर्ट बोलूंगा। वो ट्रेडिशनल वालों का तो उन्होंने वो परंपरा के हिसाब से एक अलग शैली है, और कॉन्टेम्पररी में भी आज के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। मैं लंदन गया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैंने जितिश कालाट का काम वहां पर देखा। बहुत आर्टिस्टों का काम लगा हुआ है। तो वी आर नोवेयर बिहाइंड। अगर उनके पास में टाइटैनिक है, तो हमारे पास भी मगाधीरा है, फिल्में हैं हमारे पास में। हाँ, वैसे तो हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है एक्चुअली में। तो सर आप ये इसको किस तरह से कहेंगे, जो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, जो हमारा इंडियन फोक आर्ट है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कहीं ना कहीं बूम भी हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है? बिकॉज वो मेरे ख्याल से एक ट्रेडिशन है जो हम जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो, उसके लिए मैं पता है क्या बोलना चाहूंगा कि वो एक दो राह है। वो तो परंपरा है ना, उसमें नयापन। अब मेरे एक दोस्त हैं जयपुर में ही है, कृष्ण नारायण जी हैं, तो वो मिनिएचर शैली रही है उनकी पेंटिंग की, और उन्होंने आज की चीजें डाली हैं। आज के एलिमेंट्स होंगे तो वो जिंदा रहेगी चीजें, नहीं तो एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। जैसे अगर बच्चों को हम किताब देंगे आज की तारीख में, तो किताब नहीं पढ़ेंगे, उसको ऑडियो वीडियो बुक नहीं पढ़ाएंगे, तब तक वो नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे अपने महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग है, जो बहुत पुराने 10,000 साल पहले हुआ करते थे, उसमें खाली खेती हुआ करती थी या झोपड़ी हुई। फिर बीच का दौर चला तो उन्होंने ट्रेन भी ऐड की है। तो नया एलिमेंट आया, उन्होंने ट्रेन देखी तो ट्रेन है। आज की तारीख में मैंने देखा है कि वर्ली पेंटिंग वालों ने मोबाइल भी ऐड कर दिया उनके वर्ली शैली के अंदर ही। तो अगर आज के एलिमेंट डालते रहेंगे तो जिंदा रहेगी, वरना तो जो बीत गया वो तो बीत गया ना। वो तो अब उसको कितना कोई सर पे ढोके चलेगा। तो टेक्नोलॉजी की लाइट होती जा रही है। पहले किताबें लेके चलते थे, आज खाली एक मोबाइल के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो हल्का होता जा रहा है ना। तो वजन उठाने की जरूरत नहीं है। जब चीजें हल्की हो रही हैं तो
उसका अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, तो वो लंबा चलती है, लॉन्ग रन में आपका मतलब है कि इंडियन फोक आर्ट में भी कुछ ना कुछ नयापन लाने की जरूरत है, तो वो सरवाइव करेंगे। हाँ, कर रहे हैं आर्टिस्ट लोग, तभी सरवाइव कर रही है। मैं एक एनजीओ से जुड़ा था, बैंगलोर में एक एनजीओ रही है सृजना करके, जो ट्राइबल फोक और केव आर्ट को बचाने पे लगी रही है। मैं 5 साल उस संस्था से जुड़ा रहा। तो हम लोग ऐड करते रहे, उसका प्रेजेंटेशन चेंज करते रहे, क्योंकि जो से अगर मैं वर्ली की बात करता हूँ, तो वर्ली पेंटिंग वो दीवार के ऊपर गोबर लीप के या गेरू लीप के चूनी से कर दिया, तो उनकी दीवारों तक सीमित रहता था। या फिर केव आर्ट है, जो मध्य प्रदेश की गुफाओं के अंदर वो गुफा में बना के चले गए, तो वो हम लोगों ने कैनवास पे बनाई, उनके आदिवासियों से, अपने आर्टिस्टों से मिलके कैनवास पे बनाई, और उसका फ्रेमिंग एक कॉन्टेम्पररी तरीके से रखा, जिससे हर आदमी, आज के युग का आदमी, अपने घर में लगाने में उसको कोई संकोच ना हो, इनफैक्ट प्राउड फील हो, एंड इट शुड गो विद द इंटीरियर। इंटीरियर के साथ ब्लेंड होना जरूरी है ना। कहाँ आप कोई अपनी दीवार पे गोबर लीप के किसी वर्ली करवाएगा, नहीं ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो कैनवास पे वो कलर टेक्सचर दिया जाए, देते आए हैं लोग, दे रहे हैं, हम लोगों ने कराया है, और उसको लोग बाग लगाते हैं, क्योंकि जड़ों से तो सभी जुड़े हुए हैं, रूट से सब जुड़े हुए हैं, तो उनको एक प्रेजेंटेशन चाहिए होता है, तो वो मिलता है, तो वो चीजें जीवित रहती है। तो अभी आप लेटेस्ट भी आपका इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ, तो उसके आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में? हाँ, मैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन पिछले, जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ, तो मैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन ही कर रहा हूँ, क्योंकि सोलो का टाइम नहीं मिलता है। एक फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब मैंने मतलब ऐसी एजेंसी या ऐसी इंडस्ट्री नहीं देखी जो इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो मतलब आपका ट्रक सुबह शूट होना है, सुबह सेट लगाना है, आपका ट्रक लोडेड है, रात में पता चलता है नहीं भाई पोस्टपोन हो गया है कुछ भी कारण से। मतलब अब एक्टिंग के मतलब शूटिंग के टाइम में मुझे ध्यान है कि नेहा शर्मा को वीजा नहीं मिला, लंदन के अंदर है, सारा पूरा क्रू पहुंच गया है, और जबकि वो पहले ट्रैवल कर चुकी थी, नेहा शर्मा एक एक्ट्रेस है, तो इतना अनप्रेडिक्टेबल कोई फील्ड नहीं है, जबकि बाकी चीजों में आप प्लान करते हो, उस हिसाब से होता चलाता आ रहा है। मतलब इंजीनियरिंग लाइन में तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा ही है, जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर जैसा हो जाता था। यहाँ कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी। अभी तो चलो कोविड का कारण है कि कोविड की वजह से कुछ ना कुछ डिले हो गया, अदरवाइज तो इसलिए मैं इंटरनेशनल के नाम पे खाली पार्टिसिपेशन करता रहा पिछले 10 साल से। सोलो शो मैंने नहीं किया है। अभी मेरा जर्मनी में मई में मेरा शो है, और ग्रुप शोज में कर रहा हूँ इंटरनेशनल। वो अच्छा अप्रिशिएशन है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैंने अलग लिया हुआ है, वो एक आइडेंटिटी बना देता है फट से। तो अभी जैसे कनेक्शंस पे मैं काम कर रहा हूँ कि जो कनेक्शंस, अच्छा नाम आप देख रहे हैं सब, तो लोगों को लगता है कि मैं इंजीनियर हूँ तो इसलिए सर्किट बनाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो मेरे सर्किट के पीछे एक्चुअली इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्योंकि मैंने एक सीरीज बनाई थी कि ये कनेक्शन वाली बात है। मैं कनेक्शन शब्द को दिखाने के लिए मैंने सर्किट पकड़ा। पर मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर का सर्किट से फर्स्ट ईयर के बाद ज्यादा लेना नहीं रहता है। तो वो लोगों को अपील करता है, लोगों से जुड़ता है, क्योंकि मैं जुड़ने की बात करता हूँ, मैं आत्मा से जुड़ने की बात करता हूँ, तो दिल और दिमाग को एक करने की बात करता हूँ, तो इसलिए लोगों को अपील करता है और अप्रिशिएट करते हैं हर लेवल पे, क्योंकि हर जगह इंसान ही है ना। सर आपका 2020 कैसा बीता? I'm sorry? 2020 लॉकडाउन आपने क्या किया सर? मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, टू बी फ्रैंक, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और कारण ये है कि जो मैं 10 साल से बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा था और अनसर्टेनिटी में था, तो अब ये सर्टेन हो गया है। मतलब उस समय जो लॉकडाउन वाला पीरियड था, सर्टेन ये हुआ कि कोई मुझे बुलाएगा नहीं, ठीक है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो आई गॉट फुल टाइम फॉर मेडिटेशन। आपके पास 24 घंटे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हो तो आपके लिए 4 घंटे बहुत है आराम करने के लिए, क्योंकि एनर्जी आपको ट्रैवलिंग में वेस्ट, बॉम्बे में तो ज्यादा एनर्जी तो ट्रैवलिंग में वेस्ट, तो
वो सारी एनर्जी बच गई, मुझे मेडिटेशन का टाइम मिला, मुझे पेंटिंग करने का टाइम मिला। मेरे जो सर्किट सीधी सीधी लाइनें थी पहले, जो क्योंकि मुझे सोचने का टाइम नहीं था, मैं एक ही चीज को एक परंपरा, मेरे लिए ये ट्रेडिशनल आर्ट बन गया था। जब मैंने 2010 में या 2011 में मैंने किया तो इट बिकेम लाइक ए ट्रेडिशनल, और मैं वो ट्रेडिशनली कर रहा था 10 साल से। तो अब मैंने मेरा एनालिसिस हुआ, मैंने उसमें कर्व्स आए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो सीधी सीधी नहीं चलती है। जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो उसमें वेव्स आना शुरू हो जाता है। तो मेरे अब जो पेंटिंग बनाई है उनमें वो सारे चेंजेस हुए। स्ट्रेट लाइन जो कि एक्चुअली गामा है, गामा वेव्स हैं जो बेसिक है। तो गामा से बीटा तक की जो वेव्स हैं वो स्ट्रेट जैसे चलती हैं, होती हल्की हल्की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो दिखती सीधी जैसी है। लेकिन अब मैंने जो पेंटिंग बनाई है, मैंने अल्फा और थीटा वेव्स में आके, जो मेंटल मेरा लेवल है वो एक उस लेवल पे आया, थीटा लेवल पे आके मैंने जो पेंटिंग बनाई है, तो वो चेंज मुझे मेरे लॉकडाउन की वजह से मिला। तो ये मेरे लिए तो एक वरदान साबित हुआ है, ये स्टेबिलिटी ऑफ टाइम एक्चुअली। हाँ, मुझे एनालाइज करने का टाइम मिला ना, मुझे सबको मिला है इनफैक्ट। करेक्ट, माने ना मिले, सबको मिला है, सबको मिला है। अपने आप से मिलने का समय मिला एक्चुअली। एग्जैक्टली, कहाँ मिलते लोग जो जिस घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, जिसकी EMI देने के लिए भाग दौड़ में लगे रहते हैं, उसको अप्रिशिएट करने का वक्त ही नहीं मिलता लोगों को, भागते रहते हैं। तो अब कम से कम बाय फोर्स आप घर में बैठाया गया तो पता चल रहा है कि घर का कोना कोना कैसा है देखने का, उसको अप्रिशिएट करने का, एंजॉय करने का, फैमिली को एंजॉय करने का मौका मिला। तो पब्लिक को उसको मैं तो बोलता हूँ कि कोरोना को थैंक्स बोलना चाहिए लोगों को। We should be thankful to it, actually, जो ये सिचुएशन लेके आया हमारे लिए जिंदगी के अंदर। सही में सर। और आपने तो कहा कि आपके 3 बच्चे हैं, शायद आपने कहा था, तो आपका तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ होगा। हाँ, मेरा एक्चुअली अच्छा टाइम स्पेंड हुआ अब ऑनलाइन वजह से, क्योंकि मेरी बेटियां 3 हैं और एक बड़ी बेटी की शादी फेब में हो गई थी, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा। तो कोरोना से पहले उसकी शादी हो गई, तो वो ससुराल में डिपॉजिट हो गई। और एक बेटी मेरी दिल्ली में प्रोजेक्ट कर रही थी, आर्किटेक्चर है उसका, बी आर्क कर रही है, फाइनल ईयर में है। तो उनकी कंपनी, जिस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कर रही थी, वो लास्ट मिनट तक लगे रहे, लॉकडाउन की ज्यादा चिंता उन्होंने की नहीं। तो फिर जब उन्होंने बंद किया तब तक जो है ट्रैवलिंग वगैरह सब बंद हो चुका था, तो वो वहां फंस गई थी। और मेरी बेटी जो पूना में है, वो उसको मैंने जबरदस्ती बुला लिया था। वो सबसे छोटी है, वो बीटेक कर रही है वहां पर कंप्यूटर साइंस में। तो वो आ गई, तो टाइम तो बीता सबके साथ ऑनलाइन, क्योंकि साक्षात यहाँ नहीं थे। तो लेकिन हाँ, छुट्टी थी मेरी, हाँ सब ऑनलाइन थे। वो एक ये जूम मीटिंग का सिलसिला वहां से ही शुरू हुआ। मतलब you are also blessed with 3 daughters. I am also having 3 daughters actually, मगर मेरी तो काफी छोटी है। ओके, ये मुझे नहीं मालूम था, थैंक यू। सेम पिंच एक्चुअली। और सर आप जो अभी, जैसे आपका मोस्टली आर्ट से रिलेटेड काफी फील्ड्स में एक्सपीरियंस है, तो जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, जो एज अ पैशन और प्रोफेशन दोनों तरह से इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज तो क्या दूं मैं ना, तो क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो और सबको अपना अपना एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन मैसेज से ज्यादा मैं चाहूंगा कि खुद को एनालिसिस करने के लिए कुछ कर, वो इजी हो जाएगा अगर साइकोलॉजी पढ़े तो। अगर साइकोलॉजी, सपोज आप बहुत सारी किताबें हैं मार्केट के अंदर साइकोलॉजी पे, तो वो आप पढ़ेंगे तो मुझे सिगमंड फ्राइड अभी याद आ रहे हैं, और दो ही इज नॉट द अल्टीमेट, और भी बहुत सारे हैं। चलो, सिगमंड फ्राइड इजी टू अंडरस्टैंड है। तो वो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आप एनालाइज कर रहे हो कि भैया आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, पता तो चले ना कि भाई
हो क्यों रहा है। हाँ, और जब आपको ये पता चलेगी कि भी आप इसलिए कर रहे हो, तो उसमें और परफेक्शन आती है। हाँ, इम्प्रूवमेंट्स के, हाँ सही में। हाँ, वो खुद एक खुद को और मतलब ये अपने लिए भी अच्छा है कि आपका माइंड अगर कुछ सोच रहा है तो वो आप उसको अपने आप को एक दूसरा आदमी समझ के हाँ, आप एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये मत सोचो कि मेरा माइंड सोच रहा है कि भाई ये दिमाग ऐसा क्यों सोच रहा है। हाँ, तो इसको एज ए थर्ड पर्सन आप इसको समझेंगे हम्म, तो वो तभी इजी होगा। जैसे हम अब किसी दूसरे को जज करते हैं कि सपोज एक्स बंदे ने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला। तो हाँ, उसका जजमेंट इजी हो ही जाएगा। अब खुद को भी जजमेंट हो जाएगा कि भाई मेरा मेरा माइंड ऐसा क्यों सोच रहा है। मुझे आज आजकल ये लाल लाल रंग बनाना ही क्यों अच्छा लग रहा है, मुझे आज पर्पल कलर में ही क्यों अच्छा लग रहा है। तो पर्पल कहाँ कनेक्टेड है, हम्म, तो क्यों मैं पर्पल चीजें बना रहा हूँ, राइट, क्यों मैं ग्रीन बना रहा हूँ। तो वो सारी सारी चीजें एनालाइज हो जाएगा, तो वो पता चल जाएगा कि आप दिल से बना रहे हो या दिमाग से बना रहे हो। तो वही मेरा मैसेज है कि साइकोलॉजी की किताबें पढ़नी चाहिए, या ऑडियो बुक हैं तो ऑडियो बुक सुने, और फिर परफेक्शन तो प्रैक्टिस से ही आएगी। चाहे वो स्किल हो, ड्राइंग का स्किल हो, पेंटिंग का स्किल हो, या एनालाइज करने का स्किल हो, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आसान है। हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, चाहे वो पेंटिंग हो या मेडिटेशन हो। राइट सर। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी एंड वी शुड बी नोइंग कि हम एग्जैक्टली अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के जिस जिस वे में जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, दैट्स नीडेड एक्चुअली। सर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने जैसे बॉलीवुड में आर्ट डायरेक्शन एंड ऑल किया है, आपकी कोई पर्सनल फेवरेट है? फिल्म की बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, काफी सारी हैं, सब में ही हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, क्योंकि मुझसे जो ज्यादा मैं काम किया है मैंने, वो मुनीष सप्पल जी के साथ किया है, जिन्होंने ओके। रब ने बना दी जोड़ी फिल्म की है। पिंजर के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। एक डॉक्टर साहब एंड डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, सब जानते हैं उनको, चाणक्य। तो उनके लिए एक फिल्म हमने की थी Z+। तो वो कमर्शियली इतनी सक्सेस नहीं हो पाई। उसका एक आई मीन दैट्स अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन एक बहुत बेहतरीन फिल्म है। हमने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत रियलिस्टिक काम किया है। और मतलब हमने एक मजार बनाई थी राजस्थान ओके। में। तो अच्छा। जो टूरिस्ट गाइड है वो भी कंफ्यूज हो गया था, और उसके साथ में कुछ फ्रेंच टूरिस्ट थे, तो उनको बता रहा था वो कि भाई ये 500 साल पुरानी मजार है, और ये वो। तो तो फिर मैंने उसको साइड में लेके बोला कि भाई ये 500 साल पुरानी नहीं है, ये हमने बनाई है, अभी एक 5 महीना दिन भी नहीं हुआ पुरानी है इसके। है। और उसी फिल्म के अंदर हम लोगों ने ढाबा बनाया है, पंचर की दुकान लगाइएगा, देखिएगा Z+ करके है। ओके। तो वो इतना रियलिस्टिक काम हुआ है कि उसको मतलब जज करना मुश्किल है कि भाई वो सेट है या एक्चुअली में, हाँ क्योंकि जी। बाकी जो सेट सेट जैसे लगते हैं, सपोज अगर हमने कलंक किया, इतना बड़ा रूप है, तो वो क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत है, कलंक अच्छा है। हाँ। और तेरी मेरी कहानी के सेट्स बहुत अच्छे हम लोगों ने लगाए हैं, क्योंकि 1910 है। तो उनमें क्या रहता है कि कंपैरिजन नहीं है, तो राइट। आदमी कंपेयर नहीं कर सकता कि अगर अगर आपको मतलब अगर आप सैंटम लाते हो, 100 में से 100 लाते हो, तो एक प्रोफेसर के पास में एक शीट होती है जिससे कंपेयर करता है कि हाँ कंपेयर, हाँ। ये इसके ये 70% आने लायक है या 35, क्योंकि उसके पास आंसर शीट होती है। हम्म, तो अगर वैसा कुछ कंपेयर करते हैं तो Z+ के अंदर हम लोगों ने बहुत रियलिस्टिक काम किया रहा है। ओके। बाकी बड़ा काम किया है तो क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन है, बड़ा बजट है, से कलंक की बात करता हूँ। कुणाल कोहली प्रोडक्शन है, तेरी मेरी कहानी में हम लोगों ने 1910 का पाकिस्तान बनाया है, वो भी रियलिस्टिक है। अच्छा। और मैं अभी क्रेडिट देना चाहूंगा बहुत सारे रहे हैं समीर चंदा सर को, क्योंकि मुझे उनका काम एज ए इंडियन आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि वो मैंने एक सेमिनार भी उन पे किया था ओके। विस्लिंग वुड के अंदर। तो मतलब समीर चंद्र सर का काम इतना खूबसूरत रहा है, इतना रियलिस्टिक रहा है कि
भाभी जी बता रहे थे, उनकी वाइफ है, कि भाई बहुत सारे अवार्ड्स तो उनको इसलिए नहीं मिले कि लोगों को ये नहीं पता चला कि रियल लोकेशन है या सेट है। ओंकारा फिल्म की मैं बात करूं तो वो जब सुपर रियलिस्टिक काम हो जाता है तो लोगों को वो लोग तो ये तो रियल लोकेशन में शूट किया है, इसको क्या इन्होंने क्या इसमें क्या क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को। राइट नहीं पता चलता, पता रहता क्या हुआ है। इसी तरीके से मुनीष सर हैं, सफल जी हैं जो, तो उनका काम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सही मायने में एक इंडिया के पहले प्रोडक्शन डिजाइनर हैं जो कॉस्ट्यूम भी देखते हैं, मेकअप देखते हैं, हेयर स्टाइल देखते हैं, आर्ट डायरेक्शन तो देखते ही देखते हैं। तो मैं उनका शिष्य हूँ। तो जो खाली आर्ट डायरेक्शन नहीं देखता है, जो प्रोडक्शन डिजाइनिंग के साथ साथ ओवरऑल पूरे फिल्म का फ्रेम देखते हैं, तो वो विजन है। तो अगर उसमें जाते हैं तो आप आई अप्रिशिएट दैट। प्लस क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, वो भी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं, तो कभी मौका मिले तो देखिएगा। जरूर देखूंगी सर मैं। और सर मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहूंगी कि अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है 2021 के? हाँ, 2021 का मेरा एक्चुअली मैंने पिछले साल बहुत सारे प्लान किए। 2020 में जो प्लान किए वो अभी इम्प्लीमेंट तो वो हाँ उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है, टचवुड, भगवान का आशीर्वाद है कि मैंने सोचा कि 12 मेरे ग्रुप शोज हों पेंटिंग को लेके, और मेरे तीन शोज मेरे हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी तो जनवरी खत्म ही हुआ है, तो 3 हो गए हैं और अभी 11 महीने बाकी हैं। तो और मैंने 3 सोलोज का प्लान किया है, जो कि एक सोलो मेरा बुक हो चुका है जर्मनी में, और मेरा एक सपना था कि मेरी आर्ट बुक हो और मेरी पेंटिंग्स को लेके। तो जर्मनी के एक पब्लिशर हैं, तो ब्राइटन करके संजू जी पब्लिशर हैं, वो मेरी एक बुक है, मैं अभी कवर डिजाइन हो चुका है। ओह वाओ, हाँ आप अभी न्यूली, मतलब अभी आपके प्रोफाइल में ऑथर भी ऐड होने वाला है एक्चुअली। तो ये अमेज़न पे ऑलरेडी पब्लिसिटी के लिए आ चुकी है। ओके। और अंदर का भी कार्यक्रम चालू है इसका। इसका रिलीज भी मेरा मई में है, डिजाइनिंग चालू है इसकी, और मैं इसलिए शो कर रहा हूँ, कर सका क्योंकि ऑलरेडी पब्लिशर ने अमेज़न पे डाल दिया है, तो कोई वो नहीं है। हाँ, आई कैन टेल अबाउट इट। तो ये तो मेरा प्लान था। दूसरा, तो मैं बुक का जब बॉम्बे नेम क्या है, टाइटल क्या है बुक का? कनेक्टेड, एक्चुअली द आर्टिस्ट गॉट कनेक्टेड था। अच्छा, हाँ, नाइस नेम। तो ये अंडरस्टूड है कि भाई पहले था इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, इंटीग्रेटेड से शुरू हुआ, फिर मेरा पेंटिंग थीम रहा इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, क्यों उसमें मैसेज था कि अगर आप कनेक्ट हो जाते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं, चाहे वो आपसे कनेक्शन होना हो या ऊपर वाले से कनेक्शन होना हो। तो इट वाज ऑल अबाउट कनेक्शन। देन आई थॉट द आर्टिस्ट गॉट कनेक्टेड। तो पहले जो somewhere that engineer sorry somewhere that engineer also हाँ, वो तो वो तो कैटलिस्ट है एक्चुअली। कैटलिस्ट है जो आता है अपना काम करके निकल जाता है। बीच बीच में जो इंजीनियर आता है, तो जैसे केमिकल रिएक्शंस में रहती है, ये खाना बनाने में रहता है कि वो धनिया है, उसका ज्यादा बड़ा वो रोल नहीं रहता है, ऊपर खुशबू फैलाता है, अपना काम करके निकल लेते हैं। तो ये है। तो मेरा बुक आ रही है, मेरा सोलो है, और मुझे फिल्म बनानी है। तो मैं उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, क्योंकि मेरा बॉम्बे में सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर था। तो क्योंकि इंजीनियर था तो आर्ट डायरेक्टर बन गए, तो ये कहूँगा मैं। तो लेकिन अभी है, चीजें हैं, स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। बहुत ग्रेट प्लान्स हैं सर आपके 2021 के एक्चुअली। हाँ, होने चाहिए ना, क्योंकि ऊपर वाले ने जब इतनी शक्ति दी है, ऊपर वाला जब अनलिमिटेड है देने के लिए, तो मैं क्यों ना अनलिमिटेड मांगू। सही कहा भाई, जब हमें अनलिमिटेड एक्चुअली में सोच भी दी हुई है, जो हम सही जगह पे लगाएं तो बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। सर मैं आपसे इस शो का आखिरी और बहुत
बोलते ना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको शो पर आकर कैसा लगा? हाँ, मुझे मुझे एक्चुअली मैं आपके वीडियोस देखते आ रहा हूँ और इसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा था, ड्रामेबाज। तो मेरे घर में तो लगभग सारे ही ड्रामेबाज रहे हैं। तो ये जो आपका जो थीम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फैसिनेटिंग है, कैची है। तो मुझे तो ऑब्वियसली पहले से ही कनेक्टेड रहा हूँ इस शब्द से। और ये तो इस लाइक यू ना पासवर्ड कि ठीक है, पासवर्ड पर एकदम कनेक्ट हो जाते हैं ना चीजें। तो ये ऐसा हुआ तो मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे सबसे छोटी बेटी है, उसको हम लोग ड्रामेबाज बोलते हैं। तो जो कर रही है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड रहे हैं इससे। और आपकी वीडियोस में देखता हूँ तो मैं कि हाँ, सही जा रही हो, ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और हाँ, ड्रामेबाजी तो हर इंडियन में थोड़ी थोड़ी है ही। किसी की कोई ज्यादा दिखाई देती, कहीं पे नहीं दिखाई देती। हाँ, हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है ना। राइट। आर्ट ड्रामा तो हम लोग से डीएनए में है सबके ना। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, इट्स वेरी ग्रेट बीइंग दैट यू आर ऑन आवर शो। और सच में हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। और मैं आपको कहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग तरक्की करें, मैं भी आपके साथ तरक्की करूं, हम सभी तरक्की करें। सर, फिल्म की प्रमोशन के लिए आप हमारे शो पर आइएगा एक बार वापस। श्योर, बिल्कुल, डेफिनेटली, जब चाहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।